हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब करेंगे हरियाणा की फटाफट 50 मुख्य खबरों से। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार के लिए सभी सियासी दिग्गजों ने बड़ौदा में अपना डेरा डाल दिया है। चुनाव प्रचार के लिए आज भी कई सियासी दिग्गज मैदान में होंगे। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ आज कई चुनावी सभाएं करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज बड़ौदा के कई गांवों का दौरा करेंगे। इसी तरह बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भी बड़ौदा हलके के कई गांवों का दौरा करेंगे और उधर इनेलो नेता अभय चौटाला 9 गांवों का दौरा कर इनेलो प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार अभियान के तहत शुक्रवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान हुड्डा ने कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के पक्ष में वोट की अपील की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हुड्डा ने सरकार पर जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो वहीं कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। हुड्डा ने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने 2007 में ही कानून बना दिया था, अगर कोई एमएसपी से कम दाम पर फसल खरीदेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब पंजाब ने एमएसपी से कम खरीद पर 3 साल की सजा का कानून बनाया है, उसे ये सरकार गलत कह रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने गांव शामड़ी से चुनाव प्रचार शुरू किया। इस दौरान ओपी चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए। साथ ही ओपी चौटाला ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, उनकी सरकार में जो विकास कार्य हुए सभी ने देखे। आज प्रदेश सरकार पर 2 लाख करोड़ का कर्ज है। कहा कि जब उनकी सरकार थी तो सरकारी खजाने में वो काफी धनराशि छोड़कर गए थे, 1 लाख करोड़ रुपए वो छोड़कर गए थे, लेकिन आज किसान, मजदूर, व्यापारी हर वर्ग दुखी है। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे की बुराई करने में लगे हुए हैं। वहीं जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के बयान पर पलटवार करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि रामकुमार गौतम आज जात पात का जहर घोलने के लिए यहां आए हैं, उम्मीदवार की सहायता करने के लिए नहीं आए। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की जीत का दावा किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा, बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त भारी मतों से विजयी होंगे। इनेलो को चुनौती देते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जींद उपचुनाव में 3400 वोट लेने वाली इनेलो अगर बड़ौदा उपचुनाव में 3400 वोट भी हासिल कर लेती है तो वो इसे इनेलो की जीत मानेंगे। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में विधानसभा सत्र के शेड्यूल पर बोले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। कहा कि सत्र में बचे हुए विधेयक पास हो सकते हैं। रामकुमार गौतम के इस्तीफे को उन्होंने उनका निजी फैसला बताया। गृह मंत्री अनिल विज ने आशा पे नामक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रदेश की अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के डिजिटल भुगतान और निगरानी के लिए इस ऐप और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जिला अस्पताल यमुनानगर में स्थापित की गई नई कोविड-19 आणविक लैब और चरखी दादरी में जिला वैक्सीन स्टोर का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1270 नए मरीजों की पुष्टि हुई और सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुग्राम से 251, फरीदाबाद से 188 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे का जिक्र करें तो प्रदेश में कोरोना के 17 मरीजों ने दम तोड़ा। अब तक कुल 1705 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इलाज के बाद एक दिन में 1180 मरीज ठीक भी हुए हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने शुक्रवार को हिसार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और गोधन से संबंधित आ रही परेशानियों के बारे में चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई ने बताया कि हिसार जिला को एक मॉडल जिला बनाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के गौ नस्ल सुधार करने के लिए बड़े स्तर पर योजना तैयार की जा रही है। साथ ही आने वाले वक्त में गौमूत्र और गोबर से अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करने की भी बड़े स्तर पर योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
करनाल में सीआईए 1 की टीम ने क्रिकेट मैच में सट्टा लगा रहे लोगों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए 1 की टीम ने एक घर में छापेमारी की। इस दौरान आईपीएल के मैच में सट्टा लगा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। टीम ने मौके से 7 मोबाइल फोन, 2 गत्ता कॉपी, 2 मोबाइल चार्जर, कैलकुलेटर, 5,959 रुपए बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया। अंबाला में कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन 29 तारीख को महापंचायत करने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने इसके लिए अंबाला के कई गांवों का दौरा किया। साथ ही किसानों से आह्वान किया कि वे लोग महापंचायत में जरूर शामिल हों। गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि किसानों ने फैसला लिया कि इस बार दशहरे पर रावण की जगह सरकार का पुतला दहन करेंगे। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने से भी नहीं चूकेंगे। फतेहाबाद में किसानों ने खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही गिरदावरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पिछले महीने बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन धरातल पर ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है। किसानों ने मांग की कि प्रशासन द्वारा गिरदावरी कर दी जाए और किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा, कपास, बाजरा, गवार, मूंगफली और मूंग की फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाए। साथ ही किसानों ने मांग की कि कृषि कानूनों को भी रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि अगर पराली जलाने को लेकर किसानों पर केस दर्ज किए गए तो किसान सड़कों पर उतर आएंगे और रोड जाम करेंगे। किसानों का कहना है कि उन्हें पराली जलाने का शौक नहीं। सरकार पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के बजाय किसानों के लिए खुद पराली प्रबंधन के यंत्रों का प्रबंध करे। लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा पराली जलाने के मुकदमे किसानों पर दर्ज किए जाते हैं तो किसान रोड जाम कर देंगे। अखिल भारतीय किसान सभा फतेहाबाद के अध्यक्ष रामस्वरूप ने कहा कि किसानों के द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि वो पराली प्रबंधन के यंत्रों पर सब्सिडी देने के बजाय खुद पराली प्रबंधन के यंत्र किसानों को मुहैया करवाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को पराली जलाने का कोई शौक नहीं है। जाखल मंडी में किसान संघर्ष समिति ने पराली जलाने के मामले को लेकर किसानों पर दर्ज हुए केसों को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किया। किसानों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जो मामले किसानों पर दर्ज किए गए हैं वो तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं। फिलहाल जाम लगने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। सूचना मिलने पर जाखल के नायब तहसीलदार पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने चेतावनी भी दी, जब तक प्रशासन उनकी मांग को पूरा नहीं करता तब तक उनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। कृषि कानून के विरोध में अलग अलग किसान संगठन विरोध जता रहे हैं और इस कानून को वापस लिए जाने की बार बार मांग कर रहे हैं। हिसार के क्रांतिमान पार्क में किसान संगठन इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की मांग की कि सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। किसानों ने कहा कि सरकार को किसानों और मजदूरों के बारे में भी सोचना चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार को जल्द इस कानून को वापस लेकर किसानों को राहत देनी चाहिए। किसानों ने क्रांतिमान पार्क में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत की हवा को प्रदूषित कहे जाने पर किसानों ने गुस्सा जाहिर किया। किसानों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति तब क्यों नहीं बोलते जब अमेरिका के जंगलों में आग लगती हो और महीनों तक वहां प्रदूषण होता है। कारावली के शैलर में उत्तर प्रदेश से कई ट्राले धान भरकर आए, जिसकी सूचना किसान यूनियन को मिलते ही यूनियन के लोग किसान नेता गुरदास सिंह की अगुवाई में शैलर में पहुंचे, जिस पर शैलर संचालक संजीव बंसल ने नाराजगी जताई और किसानों से कहा कि वो सरकारी खरीद नहीं करा रहे हैं, ये उनकी निजी खरीद है। इस दौरान संजीव बंसल ने पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही किसानों ने उत्तर प्रदेश से आए हुए ट्रालों की कागजों की कॉपी दिखाने की बात कही तो कागजों में दोनों बिलों पर गाड़ी के अलग अलग नंबर थे। पूरे मामले में शैलर के संचालक संजीव बंसल ने कहा कि वो अपनी निजी खरीद कर रहा है, वो खरीद कर सकता है। कुछ लोग धक्के से शैलर में आ गए थे। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते कई बार रेलवे को अपने शेड्यूल बदलने पड़ रहे हैं, जिससे यात्रियों को निराशा होती है। इसी बीच एक बार फिर रेलवे को 4 नवंबर तक पंजाब जाने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन को रद्द करना पड़ा है। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि पंजाब में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पंजाब जाने वाली सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया। सिर्फ सामान पहुंचाने वाली ट्रेनें ही पंजाब जा रही हैं, बाकी ट्रेनों को अंबाला में रद्द कर दिया गया।
काफी कोशिशों के बावजूद भी अनाज मंडियों में किसानों की परेशानियां कम नहीं हो रही। मामला लोहारू उपमंडल के बहल और ओबरा मंडियों से सामने आया, जहां बाजरा खरीद में भारी अनियमितताएं सामने आई। बताया जा रहा है कि इन मंडियों में बाजरे की खरीद बिना सफाई के ही की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर से लाए गए बाजरे को सीधे सरकारी बैगों में भर दिया जाता है। जब इस मामले पर खरीद अधिकारियों और मार्केट कमेटी के अधिकारियों से पूछा गया तो वे एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हुए नजर आए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों और आड़तियों के बीच साठगांठ की वजह से सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में 26 गांव के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि वो नगर निगम में 26 गांव को किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होने देंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने शुक्रवार को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपने ही विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग कंपनियों के दबाव में काम कर रहा है, इसी के चलते उनके मनमानी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को लाभ पहुंचाने के लिए जेम कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। इसी के विरोध में वो इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। दीपावली के त्योहार को लेकर कारीगरों ने मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए, लेकिन कोरोना की मार उनके कामकाज पर भी पड़ रही है। कुम्हारों का कहना है कि दीपावली के त्योहार के नजदीक आते ही उन्हें अच्छी आमदनी की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार ये त्योहार उनके लिए आर्थिक मंदी लेकर आया है। कुम्हारों ने बताया कि दीपावली के त्योहार को लेकर उनका परिवार दिए तो बना रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण उनका कामकाज चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि इस बार पहले के मुकाबले में उनके पास ऑर्डर काफी कम आ रहे हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बात प्याज की करें तो प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। फरीदाबाद सब्जी मंडी में प्याज के भाव लोगों के आंसू निकाल रहे हैं। इन दिनों प्याज के भाव 70 रुपए से लेकर 80 रुपए तक आ पहुंचे हैं, जो लोगों के रसोई का बजट खराब कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अभी नवरात्रि पर्व चल रहे हैं और नवरात्रि के बाद प्याज की कीमत 100 रुपए तक भी पहुंच सकती है। दुकानदारों ने बताया कि बाढ़ के चलते प्याज की फसल बर्बाद हो गई थी, उसी कारण प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानदारों की माने तो पीछे से ही प्याज मंडियों में नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है तो कम मात्रा में आ रहा है, जिससे बहुत महंगा हो गया है। पलवल की सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव आज सुनकर ही आंसू निकल रहे हैं। इन दिनों प्याज के भाव 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक प्रति किलो हैं, जो लोगों के रसोई का बजट खराब कर रहे हैं। वहीं सब्जी विक्रेता का कहना है कि वैश्विक महामारी के बीच लगे लॉकडाउन में सब्जी के भाव निचले स्तर पर आ गए थे, मगर अनलॉक शुरू होने के बाद 2 महीने में सब्जियों में अचानक महंगाई आ गई। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई महीनों के बाद शुक्रवार को वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। लॉकडाउन से पहले शहर में वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा दर्ज किया जाता रहा है। शुक्रवार को पीएम 276 और 2.5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कुलदीप की माने तो ईपीसीए के आदेशों का पालन किया जाएगा, और अगर इन आदेशों की अवहेलना कोई करेगा तो उस पर उपरोक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जिले के 22 विभागों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। साइबर सिटी में लगातार बढ़ता प्रदूषण कोरोना और दमा मरीजों के लिए काफी नुकसानदायक है। 50 पीएम 2.5 से ज्यादा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नीतू यादव का कहना है कि वायु प्रदूषण हर साल सर्दी के मौसम में ज्यादा रहता है और प्रदूषण ना बढ़े, इस पर तेजी से काम करना होगा। सीएम फ्लाइंग और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की टीम ने करनाल में मेरठ रोड स्थित पार्वती पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां बिना लाइसेंस और परमिशन लुब्रिकेंट तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान भारी मात्रा में लुब्रिकेंट तैयार करने का केमिकल और ऑयल भी बरामद हुआ। अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के तेल को रिफाइंड या मिक्स करके लुब्रिकेंट तैयार करने का काम किया जा रहा था। टीम ने फैक्ट्री में मौजूदा माल को सील कर दिया। सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से की गई कार्रवाई के बाद वहां हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक के पास लुब्रिकेंट ऑयल की ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस होना जरूरी था, लेकिन मालिक ने कोई भी दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं किया।
जुलाना में बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए जुलाना सब डिवीजन को ऑनलाइन कर दिया गया है। बिजली विभाग के एक्सीएन ने जुलाना का दौरा किया और वहीं लगातार मिल रही शिकायतों पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिजली बिल का काम ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके चलते जुलाना को भी ऑनलाइन किया जा रहा था, जिस कारण पिछले महीनों में ये काफी दिक्कत आई। एक्सिन शामवीर सैनी ने बताया कि जुलाना में बिजली विभाग को लेकर काफी समस्याएं आ रही थी, जिसके चलते जुलाना में फीडरों का भी निरीक्षण किया गया है और उनकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। बिजली बिलों की समस्या पर पिछले काफी वक्त से लोग परेशान थे, जिसके कारण जुलाना को ऑनलाइन करना पड़ा था। अब जुलाना सब डिवीजन के बिजली के बिल ऑनलाइन किए जा चुके हैं। अंबाला के आजाद नगर के लोगों को पीने का पानी मिल तो रहा है, लेकिन पानी का अवैध कनेक्शन इन्होंने लिया हुआ है। वहीं पीने के पानी से लोग खेती कर रहे हैं। इस मामले में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इस बारे में जब पब्लिक हेल्थ के एक्स इंजीनियर अनिल चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मियां शुरू होने से पहले इस मामले में कार्रवाई की गई थी, पर लगता है लोगों ने अवैध कनेक्शन दोबारा शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही मामला संज्ञान में आएगा कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाता है और पानी चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई के साथ सजा का प्रावधान है। वहीं मामला संज्ञान में आते ही पब्लिक हेल्थ के जेई देखने भी आए और उन्होंने पानी देते हुए लोगों को भी देखा, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मचारियों की शहादत को नमन किया जा रहा था। इसी क्रम में टोहाना में डीएसपी पुलिस अधिकारियों के साथ शहीद के घर पर पहुंचे थे और परिवार से मुलाकात की और शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसी के साथ स्कूलों में भी शहादत दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गणमान्य व्यक्तियों और पुलिस अधिकारियों ने शहीद महेंद्र सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी शहादत को नमन किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की भी भागीदारी रही। डीएसपी टोहाना बिरम सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश और शहीद की शहादत को नमन करने के लिए वो गांव में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि टोहाना क्षेत्र में महेंद्र सिंह ही अकेले शहीद पुलिस सिपाही हैं। उनकी शहादत पर पूरे पुलिस विभाग को गर्व है। शहीद परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें अपने परिवार के सदस्य शहीद महेंद्र सिंह पर गर्व है, जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए बहादुरी से अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी वक्त वक्त पर उनसे मिलकर उनका हालचाल पूछते रहे हैं, इससे उन्हें कभी कोई तकलीफ महसूस ही नहीं होती। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शुक्रवार को फतेहाबाद में शिविर लगाया गया। इस शिविर में एसपी और डीसी समेत जिले के कई अधिकारियों ने शिरकत की। जिले के ब्लॉक नागपुर में आयोजित इस शिविर में नशे की दलदल में फंस चुके युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। एसपी राजेश कुमार ने बताया, भारत सरकार की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है। इसी के तहत फतेहाबाद जिले को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया गया है। जाखल मंडी में पराली प्रबंधन को जांचने के लिए एसडीएम नवीन कुमार मैदान में उतर आए हैं। उप मंडलाधीश नवीन कुमार ने गांव चूहड़पुर के किसान हरविंदर सिंह लाली द्वारा आधुनिक मशीनों द्वारा धान की फसल के अवशेष को नष्ट करने के कार्य का निरीक्षण किया। प्रदेश सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए गांव से लेकर शहर तक सीएससी सेंटर खोलने की अनुमति दी है, ताकि डिजिटल इंडिया में लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ संचालक कॉमन सर्विस सेंटर की आड़ में लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। नांगल चौधरी के गांव धोलेड़ा में सीएससी संचालक इनकम सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर ग्राहक से 150 रुपए वसूल रहा है, जबकि सरकारी फीस 30 रुपए है। ग्राहक ने कॉमन सर्विस सेंटर के डीएम से शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि धुलेड़ा में अवैध रूप से सीएससी चलाई जा रही है। संचालक सरपंच धुलेड़ा के परिवार का सदस्य बताया जा रहा है। पूरा मामला एसडीएम मनोज कुमार को बताया गया और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रेट लिस्ट से ज्यादा अगर कोई संचालक ग्राहक से पैसा वसूलता है तो उसका लाइसेंस तुरंत कैंसिल किया जाएगा। एक बार फिर रेवाड़ी में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। अब बता दें, गुरुवार को रेवाड़ी के वृद्धाश्रम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर रही थी। खबर दिखाई जाने के बाद हरियाणा महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया और आश्रम इंचार्ज को जमकर फटकार लगाई। सिरसा के बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा के पास चोरों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की। डेरा चोर एटीएम में घुसे और मशीन को तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन चोरों को कामयाबी नहीं मिली। एटीएम पिछले 4-5 दिनों से बंद पड़ा था।
ओबीसी का ये एटीएम पीएनबी बैंक में अपग्रेड किया जा रहा है। इसी के चलते इसे बंद रखा गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और लोगों की सहायता से चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। गुरुग्राम पुलिस की ओर से लगातार गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत गुरुग्राम पुलिस ने एक 6 साल के बच्चे को उनके परिवार से मिला। 2014 का मासूम दिल्ली के बसंत कुंज से लापता हो गया था। फरीदाबाद में बीती 21 अक्टूबर को सेक्टर 30 न्यू पुलिस लाइन की सोसाइटी से पुलिस को सूचना मिली कि हेड कांस्टेबल प्रदीप की पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतारा और उसे सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो वहीं पुलिस ने घर के सभी कमरों की तलाशी की, पर घर के कमरों से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं महिला के परिजनों ने महिला के पति पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। फतेहाबाद के थाना रोड पर पारिवारिक विवाद के चलते 2 भाइयों ने अपने ही भाई पर हमला कर दिया। हमला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में लोगों से ठगी करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो लोगों को गाड़ी दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपी पहले बैंक में जाकर गाड़ियों की जानकारी लेने वाले ग्राहकों के डेटा को चोरी करते थे और बाद में बैंक अधिकारी बनकर फोन करते थे। आरोपी लोगों से ठगी के लिए एक जादुई पेन का इस्तेमाल करते थे। आरोपी लोगों से जादुई पेन से ब्लैक चेक पर हस्ताक्षर कराते थे जो बाद में मिट जाते थे। फिर अपने ऑफिस में पहुंचकर मर्जी की रकम भरकर बैंक से पैसे निकाल लेते थे।